Hello friends, welcome to my YouTube channel GK with me. This is my first class. तो अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। और इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना, कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, उसका नाम है अनुसूची। वैसे तो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है हमारे भारत के संविधान से, कि संविधान सभा कैसे बनी, उसमें क्या क्या आता है, उसका गठन कैसे हुआ। पर आई थिंक वो टॉपिक थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैं शुरुआत करूँगी पहले अनुसूची से, क्योंकि आई थिंक ये टॉपिक थोड़ा सा इजी भी है और इसमें इंटरेस्ट भी बनता है पढ़ने में। तो पहली हम पढ़ेंगे अनुसूची। क्या होती है अनुसूची? जैसे हमारे संविधान में रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, भाग हैं, आर्टिकल्स हैं, उसी तरह क्या है एक पार्ट अनुसूची। तो अनुसूची में क्या आता है, क्या क्या दिया गया है, तो ये हम सब पढ़ेंगे इस क्लास में। तो आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे पहली अनुसूची के बारे में। क्या है पहली अनुसूची, क्या आता है पहली अनुसूची में? पहली अनुसूची में बताया गया है राज्य के बारे में और संघ क्षेत्र के बारे में, मतलब स्टेट और यूटी के बारे में। अब जिस तरह मतलब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो हमारे घर से होती है, उसी तरह अनुसूची की शुरुआत भी किससे होगी? राज्य से। मतलब राज्य हमारे लिए पहले है तो किससे शुरुआत होती है? उसके राज्य से और यूटी से। तो और आर्टिकल 1 और इंडिया में जितने भी स्टेट एंड यूटीज हैं वो सब किस में आते हैं? पहली अनुसूची में आते हैं। ठीक, अब हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? दूसरी अनुसूची में दिए गए हैं वेतन और भत्ते। ये वेतन भत्ते मतलब सैलरीज, ये सैलरी हमारी नहीं है, किसी कॉमन आदमी की नहीं है। जो ये मंत्री लोग हैं, जैसे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, राज्यपाल है, एमपी है, एमएलए है और सीएम है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं और अन्य अदर जजेस हो गए, लिeutenant गवर्नर हो गए, इन सब की सैलरी किस में आती है? दूसरी अनुसूची में आती है। अब ये हम याद कैसे रखेंगे कि दूसरी अनुसूची में क्या है? तो अब ये मतलब याद करने का वैसे एक तरीका है, जो 2 नंबर है, 2 नंबर से क्या आता है हमारे पास? 2 नंबर से आता है हमारे पास पैसा। तो उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मतलब अब ये हम पढ़ेंगे कि किसके कितनी सैलरी है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा सैलरी मतलब सबसे पहला पोस्ट, जो बड़ी पोस्ट है वो किसकी है? प्रेसिडेंट की पोस्ट है। तो सबसे ज़्यादा सैलरी भी किसकी होगी? हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट की होगी। अभी थोड़े दिन पहले वैसे हमारे प्रेसिडेंट जी ने एक बयान दिया था कि मेरी सैलरी पे भी टैक्स लगता है, पर वो गलत है बिल्कुल। इनकी सैलरी पर कोई भी टैक्स नहीं लगता, किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगता। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनकी सैलरी कितनी है ये मैं आपको बताती हूँ। प्रेसिडेंट की सैलरी हमारे पास पूरी टोटल 5 लाख, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा है और ये पोस्ट भी सबसे बड़ी है। तो इनकी सैलरी कितनी है प्रेसिडेंट की? 5 लाख इनकी सैलरी है। ठीक, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद सैलरी आती है सबसे ज़्यादा वाइस प्रेसिडेंट की। वैसे वाइस प्रेसिडेंट सैलरी तो इनकी नहीं लेते, सैलरी लेते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में। पर अब सैलरी वैसे दी गई है, ये तब लेंगे ये वाली सैलरी जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो और ये काम कर रहे हो उपराष्ट्रपति का। तो वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है हमारे पास? इनकी सैलरी होती है 4 लाख। कितनी इनकी सैलरी? 4 लाख। इसके बाद आते हैं जैसे राज्यपाल है। राज्यपाल सैलरी किसकी लेता है? राज्यपाल ये जो है वो सैलरी लेता है, मतलब हर स्टेट्स की अलग अलग होगी। जैसे 3.5 लाख है राज्यपाल की सैलरी। तो जैसे अब ये सभी अलग अलग है, तो इनके लिए इनकी सैलरी का एक अलग से टॉपिक आएगा, वहाँ मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करूँगी। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तीसरी अनुसूची के बारे में। तीसरी अनुसूची क्या है? तीसरी अनुसूची में आती है शपथ। ये शपथ किसकी है? ये शपथ आती है जैसे जितने भी मंत्री हैं, एमपी, एमएलए, जितने भी बनते हैं ये मंत्रीज वगैरह, उन सब की शपथ कौन सी अनुसूची में दी गई है? तीसरी अनुसूची में। यहाँ पर सिर्फ 3 ऐसे पर्सन है जिनकी शपथ यहाँ ना देकर इनके आर्टिकल्स में दी गई है। जैसे कौन कौन है वो? हमारे राज्यपाल है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति है। इन तीनों की शपथ है जो इन अनुसूची में ना होकर इनके आर्टिकल्स में अलग अलग दी गई है। तो 3, अब ये कैसे याद करेंगे कि तीसरी अनुसूची में क्या आता है? जैसे 3 अक्षर से शपथ बनती है और 3 अक्षर से ही तीसरी। तो अब शपथ किस में आती है? तीसरी अनुसूची में क्या आती है? शपथ। तो ये क्या एक तरीके की हमारी ट्रिक लगा लीजिए। फिर आती है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या आता है कि जो राज्यसभा है, मतलब अलग अलग राज्य हैं हमारे यहाँ, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग सीट्स हैं यहाँ पर राज्यसभा की, और सभी यूटी में भी अलग अलग सीट्स हैं। तो ये चौथी अनुसूची में बताया गया है कि कौन सी राज्यसभा में
स्थानों का आवंटन कैसे होगा, मतलब कौन से राज्य में और कौन सी यूटी में कितनी कितनी सीट्स दी गई है, मतलब राज्यसभा प्रतिनिधित्व कह सकते हैं उसको। अब 4 नंबर से प्रतिनिधि 4 अक्षर का नाम है। और चौथी तो कैसे याद रखेंगे, चौथी में क्या है, राज्यसभा प्रतिनिधित्व। तो चौथी अनुसूची में क्या पढ़ा हमने, राज्य और उनके जो यूटीज हैं उनकी उनके एरिया में राज्यसभा से कितनी कितने मेंबर्स जाएंगे। फिर आती है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची हमें किसके बारे में बताती है, 5वीं अनुसूची बताती है हमें एससी और एसटी के बारे में। ठीक, अब हम ये कैसे याद रखेंगे कि 5वीं अनुसूची में क्या से आता है, तो ये एससी एंड एसटी, जैसे एस की बनावट किसके जैसी है, 5 की जैसी है, और 5वीं अनुसूची में फिर क्या आ जाएगा, एससी एसटी, और मतलब इनका प्रशासन कैसे होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इन सब के बारे में 5वीं अनुसूची में हमें बताया गया है। इसके बाद आती है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में भी क्या आता है, 6ठी अनुसूची में भी एसटी आते हैं, पर ये एसटी नॉर्मल स्टेट्स के ना होकर ये जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनके बारे में है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन सब के एसटी के प्रशासन के बारे में 6ठी अनुसूची में हमें बताया गया है। इसकी कैसे ट्रिक याद करेंगे, AMTM, AMTM। तो AMTM में क्या आता है, इसमें क्या आता है, जैसे ए से क्या है हमारे पास, ए से असम बन रहा है, ठीक, और एम से क्या बन रहा है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब किस में है, 6ठी अनुसूची में है। ठीक, इसके बाद आता है, जैसे भी ये याद करो, यहाँ पर मणि नहीं है, मणिपुर नहीं है, ये याद रखो कि जो है मिजोरम है, जोर जबरदस्ती से असम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ जुड़ गया। ठीक, तो 6ठी अनुसूची में क्या आता है, AMTM। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे 7वीं अनुसूची हमारी। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, मतलब विषय बांटे गए हैं कि कौन सी स्टेट को कौन सी, मतलब कौन सा विषय स्टेट के पास जाएगा, कौन सा विषय राज्य के यूटी के पास जाएगा, कौन सा विषय केंद्र संभालेगा और कौन सा विषय दोनों संभालेंगे। सॉरी, यूटी में नहीं जाएगा, इन दोनों में ही जाएगा, मतलब समवर्ती सूची में, राज्य सूची में और संघ सूची में। अब संघ क्या होता है, मतलब हाँ, संघ जैसे केंद्र सरकार, जो हमारी केंद्र सरकार है वो क्या काम करती है। अब केंद्र सरकार के पास कितने विषय हैं, मूल रूप से 97 विषय पहले थे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, पर अब ये 100 हो गया, इनमें इनको इंक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है राज्य सूची, मतलब कौन सी ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमारा राज्य, हमारी स्टेट काम करेगी। पहले ये 66 थे पर अब इनको कम कर दिया, 61 कर दिए गए हैं। इसके बाद आती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो राज्य भी काम कर सकते हैं जिसके ऊपर, और जिसके ऊपर संघ भी काम कर सकता है। ठीक है, समवर्ती सूची में ये आता है, मतलब जिसके ऊपर देश भी कानून बना सके और जिसके ऊपर राज्य भी कानून बना सके। अब देखो हमारे पास एजुकेशन का टॉपिक है, एजुकेशन पे हम भी काम करते हैं, मतलब स्टेट भी काम करती है, और एजुकेशन के ऊपर कौन काम करता है, एजुकेशन के ऊपर काम करता है केंद्र सरकार भी। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 बोर्ड है, NCERT और एक SCERT। हमारे देश में किसकी बुक्स चलती है, NCERT की बुक्स चलती हैं, वैसे SCERT की भी है, पर अगर हम जैसे मान लो कोई टॉपिक छपा है, वो SCERT से छपा है और एक NCERT से छपा है। SCERT में क्या आता है, और SCERT में वो बात गलत लिखी गई है तो किसकी मानी जाएगी, तो बात केंद्र की चलेगी हमेशा। NCERT की बुक ज़्यादा प्रेफरेंस में आती है, मतलब अगर राज्य सूची का कोई विषय, मतलब राज्य और केंद्र के बीच में टकराव हो जाता है तो केंद्र की ही चलेगी, ऐसा कहा गया। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं अनुसूची के बारे में। क्योंकि अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।